वो भी कहता था कि कुछ कर लो फिर अपनी शक्ल का। मुझे तो वैसे ही शर्म आती है तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलाने में। पता है मैं कितनी फैशनेबल लड़कियों के बीच में रहता हूँ। मुझे कमरे में बंद करा उसने और उसके पेरेंट्स ने मुझे थप्पड़ लगाए और फ़ोन छीनकर तू इसी के लायक है, कमरे में बंद रह। बहुत तुझे घर जाना है ना, बड़े तेरे पैर खुल रहे हैं बाहर जाने के लिए, तू यहीं बंद रह। अब देखता हूँ तुझे बहुत अकड़ है ना तू अपनी एयरलाइंस की जॉब पे। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा चौधरी है। मैं मेरठ के मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने बचपन से ही ऊँची उड़ान लेने के सपने देखे और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने एमबीए वनस्थली विद्यापीठ से करी। उसके बाद मेरा जेट एयरवेज़ में सिलेक्शन हुआ, कुछ समय बाद कतार एयरवेज़ में सिलेक्शन हो गया। ये एक ऐसा समय था मिडिल क्लास लड़की के लिए, एक सपने के सच होने जैसा था। मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे जैसी ज़िंदगी चाहिए थी, अपने फ़ैसले खुद ले सकूँ और अपने पैरों पे खड़ी रह सकूँ, वो ज़िंदगी मेरे हाथ में थी। सब कुछ मेरी मनमर्ज़ी से हो रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, परफ़ेक्ट वाली चीज़ थी मेरी लाइफ़ में। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी में भगवान के प्लान्स हमारे प्लान से बहुत अलग होते हैं। उसी बीच मैट्रिमनी वेबसाइट के थ्रू मेरी एक लड़के से बातचीत शुरू हुई और उसमें फिर उसका नेचर, बातें सब बहुत अच्छा था। मुझे लगा मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ तो सेटल है ही, अब पर्सनल लाइफ़ सेटल होने जा रही है। लेकिन सब कुछ इतना परफ़ेक्ट नहीं होता ना। तभी शादी के 2 महीने तो अच्छे चले, लेकिन उसके बाद मेरे पति और इन-लॉज़ का रवैया पूरा बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बदलाव 1 दिन का है, लेकिन वो तो मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। ताने, सार्कास्टिक कमेंट्स और अपमान। मैं वो दिन नहीं भूल सकती, वो 10 महीने उस घर में। घर नहीं कह सकती मैं, वो पिंजरा था मेरे लिए। उस बीच मैं उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करा मेरी कतर की जॉब छोड़ने के लिए। चलो ठीक है, एक लड़की होने के नाते कुछ सैक्रिफ़ाइसेस करने होते हैं हमें एक रिश्ता निभाने के लिए। मैंने वो जॉब तक छोड़ दी और एक एयरलाइन यहीं इंडिया में जॉइन कर ली। तभी फिर उनके कमेंट्स कैसे आते थे, एक दिन की बात है, सुबह 7 बज रहे होंगे करीब और किचन में मैं सिर्फ़ पानी पी रही थी। तभी मेरी सास चिल्लाते हुए आकर बोली, "तुझे लक्खन नहीं है, राजस्थान में तरीके को लक्खन बोला जाता है। तुझे लक्खन नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, 7 बजे पानी पीने का टाइम है। थोड़ी तो अक्ल लगाया कर वर्षा, इस टाइम पानी पीते हैं।" मैं शिविर होने लगी, मेरे हाथ काँपने लगे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया? सिर्फ़ पानी ही तो पी रही थी, एक बेसिक नीड होती है ह्यूमन्स की। लेकिन मुझे लगा चलो मूड ख़राब है, लेकिन वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। रोज़ यही सुबह-सुबह सुनती थी 7 बजे जब भी मेरा टाइम होता था किचन में आने का कि हाँ, सास-ससुर के पैर छूने हैं, ये सब। उसमें ही इतना चिल्लाकर बोलना, "तेरी शक्ल कैसी है? 4 लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं है, तू काली होती जा रही है, कुछ कर ले अपनी शक्ल का, कैसी है?" मतलब एक डिप्रेसिंग जो सारा मेरा कॉन्फिडेंस था, सब मिट चुका था। और जब ऐसी चीज़ें मैं कमरे में लेकर जाऊँ, तो फिर वो ज़्यादा तकलीफ़ देता था जब मेरा पति भी मुझे कंसोल नहीं करता था। वो भी कहता था कि कुछ कर लो फिर अपनी शक्ल का, मुझे तो वैसे ही शर्म आती है तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलाने में। पता है मैं कितनी फैशनेबल लड़कियों के बीच में रहता हूँ, उन्हें कपड़े पहनने की अकल है, तुम्हें कुछ भी नहीं, ड्रेसिंग सेंस का तो तुम ए भी नहीं जानती कि क्या होता है ड्रेसिंग सेंस। तुम्हें उठने-बैठने का तरीका नहीं है, तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गए तुम्हारे किसी भी एयरलाइन में। मुझे तो बहुत शक है तुम्हारे कैरेक्टर पे और तुम्हारी स्किल्स पे। मैंने तो तुम पे एहसान कर दिया कि मैंने तुमसे शादी करके एहसान कर दिया। मेरे लिए 50 लाख के रिश्ते आते थे। तो मुझे क्वेश्चन रेज़ होता था दिमाग में कि फिर मेरे से क्यों करी शादी? जब ना तो मैं दिखने में इतनी अच्छी हूँ, ना तुम्हारे साथ चलने लायक हूँ, ना मेरे पापा ने इतने पैसे लगाए, लेकिन फिर भी कहते-कहते मेरे पापा ने लोन लेकर 30 लाख लगा दिए थे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे पापा खेती करते थे और
इतना सब जमा पूँजी जो भी थी उनकी और मैं जो कतर से जमा करके लाई थी, वो सब पैसा उस शादी में लगा दिया। तो बहुत मुश्किल टाइम था कि ये ऐसा रवैया क्यों दिखा रहे हैं मेरी तरफ। ना मेरे से कुछ ऐसी गलती हुई है, मैंने इनके कहने पर जॉब भी छोड़ दी। फिर जब मैं उस घर से फ्लाइट्स करती थी, तो रात को कोई भी ऑड टाइम होता था, लाइक 9 बजे आती थी या फिर 11 बजे आती थी। तो उसी बीच उस घर में लाइक अगर मैं ऑफ डे पर भी हूँ, तो 9 बजे के बाद परमिशन नहीं होती थी कि किचन में जाकर मैं कुछ बना लूँ अपने खाने के लिए। 9 बजे के बाद रेस्ट्रिक्शन लग जाता था कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बनाना और ना मेरे लिए रखा रहता था आधे टाइम। तो ज़्यादातर तो मैं फ्लाइट से ही अपना खाना लेकर आती थी कि घर पे तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और आधे टाइम मैं भूखे ही सो जाती थी। मैं सोचती थी मैं क्यों हूँ इस घर में? सारी मेरी पहचान मिट चुकी है। मैं इतनी अच्छी सैलरी पे दोहा में रहती थी और यहाँ आधे से आधी सैलरी में मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। एक दिन तो और हद हो गई, मैंने सिर्फ़ अपने पति से बोला कि मुझे फैमिली से मिलना है, 1 दिन के लिए मुझे फैमिली से मिलने के लिए ले चलो। तो उसी के बस इतना सा टॉपिक था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि अरे ये तो घर जाना चाहती है। मुझे कमरे में बंद करा उसने और उसके पेरेंट्स ने मुझे थप्पड़ लगाए और फ़ोन छीनकर तू इसी के लायक है, कमरे में बंद रह। बहुत तुझे घर जाना है ना, बड़े तेरे पैर खुल रहे हैं बाहर जाने के लिए, तू यहीं बंद रह। अब देखता हूँ तुझे बहुत अकड़ है ना, तू अपनी एयरलाइंस की जॉब पे, तू यहीं बंद रह, तुझे ऐसा कर देंगे कि तू जॉब करने लायक नहीं रहेगी। उस दिन वो जो थप्पड़ लगा, वो मेरी आत्मा को लगा था कि या तो आज इस पार या उस पार, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं ये नहीं कह रही मेरा गलत में साथ दिया है, लेकिन जहाँ उन्होंने बोला कि तुम्हें स्टैंड लेना है कि वर्षा ये तुम्हारी ही ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं है, ये उन सब लड़कियों के लिए फ़ैसला है जो आज भी ऐसी टॉक्सिक शादियों में, ऐसे टॉक्सिक और एब्यूज़िव रिलेशनशिप में फँसी हुई हैं। उसी बीच अगले दिन उस थप्पड़ खाने के बाद अगले दिन मैंने पेरेंट्स को कैसे न कैसे करके फ़ोन मिलाया, क्योंकि फ़ोन तो वो छीन चुके थे और मैं चली गई उस घर को छोड़कर। तो आखिर में मुझे यही समझ आया कि प्रॉब्लम मेरे में नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी सोच में थी और उन्होंने इतना सब करके मेरी 10 महीने की शादी में मुझे डिप्रेशन में धकेल दिया और कुछ टाइम लगा मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने में। उस लड़के का 4 महीने तक कॉल नहीं आया। मेरे पापा गिड़गिड़ाते रहे, उनके घर जाते रहे भीख माँगने के लिए, क्योंकि आज भी डिवोर्स एक टाबू है। पेरेंट्स आज भी सोचते हैं चलो किसी न किसी तरह रिश्ता निभ जाए, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी कि नहीं, तुम्हारी लड़की गलत है। अगर वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार है, उसे ना तो मैं कहीं बाहर लेके जाऊँगा, पिंजरे की तरह हम रखेंगे उसे बिल्कुल घर में बंद करके। वो कल से कहीं नहीं निकलेगी तो हम रिश्ता निभाने के लिए तैयार हैं, नहीं तो फिर अपनी बेटी अपने पास रखो। उन्होंने ये सीधे से बोल दिया था। जिस दिन मैं उस घर से निकली, तो उस दिन वो थप्पड़ जो मेरी आत्मा पे लगा था, ठीक है, एक बार को जोश आता है कि सब छोड़ो, लेकिन जो 6 महीने मेरे गुज़रे डिप्रेशन में, मैं एक कोने में बैठी रहती थी, मायूस, कुछ रोती रहती थी, कुछ नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है, सिर्फ़ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने ट्रीटमेंट्स लेने शुरू करे अपने डिप्रेशन के, फैमिली सपोर्ट कर रही थी, मुझे बाहर ले जा रही थी, मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनको एक पॉइंट तक का भी उन्हें असर नहीं पड़ा मेरे इन-लॉज़ को कि मुझे लेकर चले जाएँ। मैंने इतने मैसेजेस करे उन्हें 4 महीने तक कि प्लीज़ मुझे लेकर लेने आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे लाइक मैं उन गर्ल्स में से आती हूँ कि वन मैन वुमन टाइप। तो वही थे बस, पहला प्यार कह लो जो भी था, मेरा बहुत अटैचमेंट था उनके साथ, लेकिन ऐसी हरकतों के बाद मैं वो चीज़ें भी भूल गई। मुझे 4 महीने मैं उनसे विनती करती रही, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ, मैं नहीं रह सकती हूँ, चलो ठीक है कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई होंगी। लेकिन मैं आज तक क्वेश्चन मार्क है कि गलती मेरे से क्या हुई है? मुझे आज भी नहीं पता मेरे से गलती क्या हुई है, उनके तरीके से मैंने चीज़ें हैंडल करी, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आया, सारी प्रॉब्लम्स मेरे में दिखी, कैसे चलती है, उठना-बैठना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शक्ल इतनी ज़्यादा मैटर करती है क्या शादी के लिए? कि तो आपको सुंदर ही होना चाहिए, तो फिर मॉडल ले आओ एक,
ऐश्वर्या राय टाइप ऑफ। लेकिन उस बीच 6 महीने मेरे ऐसे गुज़रे, मम्मी-पापा रोते रहते थे, वो भी डिप्रेशन में जा रहे थे। उन्हें देखकर, क्योंकि ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में उन्हें देखकर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे खुद से स्टैंड लेना है। अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हूँ, तो मेरे मम्मी-पापा की भी हेल्थ ठीक है। मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोचना पड़ रहा था कि ये सिर्फ़ लड़ाई मेरी नहीं है, मुझे उठना है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और उन सब लड़कियों के लिए, जो कि आज ये सफ़र कर रही हैं ऐसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप। उन्होंने कह दिया था, उनकी तरफ से बस एक रिप्लाई आया था मेरी विनती के बाद कि वर्षा, एक गाली दी थी उन्होंने, और वर्षा, तुम बहू बनने लायक नहीं हो और ना किसी की पत्नी बनने लायक हो। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा अलग, और मेरे अगेंस्ट कुछ करा तो मैं फिर तुझे बताता हूँ, तेरा जीना हराम कर दूँगा। ये उनकी लाइन्स थी। उसी टाइम मैंने डिसाइड करा कि इनको सीरियसली किक करो अपनी लाइफ़ से, और बहुत कुछ है, मैं एजुकेटेड हूँ। वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने तोड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बिल्डअप होने में, और मेरे पेरेंट्स साथ थे, फैमिली साथ थी, तो वो 6-7 महीने मुझे लगे उस चीज़ से बाहर निकलने में, और मैंने एक नई एयरलाइन आज जॉइन करी। आज मैं एक नई एयरलाइन के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं अपनी उड़ान भर रही हूँ, और जहाँ तक कि जितनी बॉडी शेमिंग मैंने झेली है, उसके लिए मैं आज मॉडलिंग स्टार्ट करी है। कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, तो सवेरा दूर नहीं होता। मैंने उस घर से निकलने के बाद मेंटल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करी थी। लेकिन वो, उनको इतना काउंसलिंग हुई हमारी पहले तो, और फिर मेरे जो हस्बैंड थे, उन्होंने आकर साइड में ले जाकर, जैसे हमारी काउंसलिंग हुई, उसमें बोला कि वर्षा, कुछ भी कर ले तू, मेरे अगेंस्ट तू कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पीछे इतनी सोर्स है ना, इतनी मैं पावरफुल खानदान से आता हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे घर में जजेस और लॉयर्स, पुलिस से भरे हुए हैं, बड़ी-बड़ी प्रोफाइल्स हैं, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन वो होगा जब तू अकेली खड़ी रहेगी, तेरे पीछे कोई नहीं होगा, तो तू रहने दे, तेरी जूतियाँ घिस जाएँगी। तो तेरे लिए ही ये बर्बादी वाली चीज़ होगी अगर तूने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला। उस दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जहाँ हमारी काउंसलिंग हो रही थी, वहाँ पे भी वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, वो उसी की भाषा बोल रहे थे। सिर्फ़ गलत मैं ठहरी जा रही थी कि हाँ, ठीक है, एयर होस्टेस ही तो है। उनकी नज़रें और उनके शब्द यही थे, ठीक है ना, एयर होस्टेस की जॉब छोड़ दो। क्योंकि आज भी समाज में एयर होस्टेस की छवि यही बनी हुई है। हाँ, एयर होस्टेस ही तो है, ऐसी लड़कियाँ होती ही हैं। इस बहुत ही लो लेवल होता है इनका, क्या-क्या करती फिरती हैं। एयर होस्टेस की ये पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है आज भी सोसाइटी में। ये तो कचरा ही उठाती फिरती हैं। इनका तो मेंटल स्टेटस और इनकी जो थॉट प्रोसेस है, ये यही होता है कि किसी ना किसी के साथ रुकती रहती हैं होटलों में और पायलट्स के साथ। तो मुझे इतना बुरा लगा कि वहाँ तो चलो मेरे इन-लॉज़ मेरे अगेंस्ट थे, जिनसे मैं हेल्प लेने आई हूँ, वो भी मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो मेरा वहाँ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा टूट गया कि जहाँ मैं हेल्प लेने आ रही हूँ सोशली, वो भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। वो भी मुझे ऐसे समझ रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। तो उस कंप्लेंट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि अब इतना कुछ मुझे नहीं करना, क्योंकि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। देन मैंने अपने पैशन को, क्योंकि मुझे डिप्रेशन से भी निकलना था, उन लोगों को भी भूलना था, मुझे आगे बढ़ना था। मैंने अपना पैशन मॉडलिंग, क्योंकि जिस चीज़ पे मुझे इतने ताने सुनने पड़े, उस चीज़ को अब मुझे प्रूव करके दिखाना था कि मैं इतनी बेकार नहीं हूँ। मेरा भी वर्थ है, मेरी एक पर्सनैलिटी है, मुझे ऐसे ही सेलेक्ट नहीं करा एयर होस्टेस की जॉब के लिए। मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि तुम्हारी सोच गलत है, अब मैं प्रूव करके दिखाऊँगी। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स, कुछ मेकअप आर्टिस्ट के अंडर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, और 1, 2, 3 शूट्स करने के बाद मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगी, और उस चीज़ में मैं ये सब चीज़ें भूलती गई। प्रॉपर भूलना नहीं, लेकिन हाँ, मैंने वो चीज़ दबा दी कि ऐसे लोगों को जवाब चलो लॉ ना दे, लेकिन मैं अपनी अचीवमेंट्स के थ्रू दूँगी। और फिर मुझे एक बार को रिकॉल हुआ कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट एक्टिंग और मॉडलिंग में था।
पहले से ही जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनती हैं, तो वो मैं छोटी-छोटी बनाती रहती थी जब मैं जॉब करती थी लाइक दोहा में। तो मैं शॉर्ट रील्स बनाती थी, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। तो उससे मुझे पता चला मेरा पैशन एक्टिंग और मॉडलिंग में है। और जिस चीज़ पे मुझे चोट पहुँचाई है मेरे इन-लॉज़ ने, बॉडी शेमिंग वगैरह, तो फिर मुझे वो चीज़ अपने अचीवमेंट्स के थ्रू प्रूव करनी थी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करने शुरू कर दिए, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस करी कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और उसके लिए लाइक 30, 35,000, 40,000 दे वर आस्किंग टू मी। बट मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे, जितनी मेरी सेविंग्स थी, मेरी फैमिली के पास सेविंग्स थी, सब मेरी शादी में लगा दी। आई वाज़ लाइक मैं खाली जेब था मेरा पूरा। तब मैंने कुछ लोगों ने मुझे फिर अप्रोच करा कि कुछ पिक्चर्स दो और 2-3 शूट आपको फ्री में कोलैबोरेशन में करने होंगे। आजकल ये चल रहा है कोलैबोरेशन दैट बार्टर सिस्टम। आपको आपकी पिक्चर्स मिलेंगी और हमारे लिए हमारा फ़ोटोज़ मिल जाएँगे शूट्स के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। तो फिर उस बार्टर सिस्टम में कोलैबोरेशन में मैंने शूट्स करने शुरू करे कि मेरा पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है और मेकअप आर्टिस्ट को उनका फेस मिल रहा है प्रमोशन के लिए। तो उसी बीच मैंने 3, 4, 5 शूट्स करे और उसके बाद फिर पेड शूट्स फिर मुझे मिलने लगे थ्रू इंस्टाग्राम। सो जैसे ही मेरा फर्स्ट शूट हुआ, आई वाज़ सो एक्साइटेड टू सी माय फोटोज़। मैंने ब्राइडल शूट करा था उस टाइम और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, और लोगों के जो रिस्पॉन्स थे कि वर्षा यू आर गोइंग सो गुड, यू विल अचीव योर गोल्स। ये सब मुझे मोटिवेट करते थे लाइक पॉजिटिव कमेंट्स एंड ऑल। और सबका इतना बिलीफ मैं देख रही थी मेरे पे कि मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा जो मुझ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। लोगों को वो स्पार्क मुझ में दिखाई दे रहा है कि शायद मैं नहीं देख पा रही बिकॉज़ ऑफ इन-लॉज़ ने मुझे इतना हर्ट करा, मुझे इतने टॉन्टिंग करी कि उन्होंने मेरा सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। तो उसी बीच मैंने इतने सारे शूट्स करने के बाद फिर अब मैंने दिल्ली में ही एक शूट करा रंग राचिका के अंडर। और वो जो शूट था बोल्ड और एथनिक, उससे मुझे और अप्रोच मिलनी शुरू हुई और इससे मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हम कहीं हमारी मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती हमारा रास्ता, जब तक हम मोटिवेटेड हैं और पॉज़िटिव हैं। लोग-बाग और हमारे रिश्ते, हमारी फ़ैमिली ही खुद की जो इन-लॉज़ हैं, वो हमें तोड़ने आएगी। बट हम नहीं रोक सकते अपने आप को। जब तक आप खुद के साथ हो, तब तक कोई आपको नहीं रोक सकता। और इतना सब फ़ेज़ पार करने के बाद डिप्रेशन, इन-लॉज़ का टॉक्सिक बिहेवियर, आज मैं एक अच्छी खासी एयरलाइन के साथ जुड़ी हुई हूँ, अपनी उड़ान ले रही हूँ और उसके साथ ही मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। आखिर में मैं जोश टॉक आशा के मंच पे मेरी जर्नी के थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगी उन सब महिलाओं को जो इस टॉक्सिक मैरिज में फँसी हुई हैं। हर दिन हर पल महिलाओं की ताकत का जश्न है। खूबसूरती महिलाओं में है, लोगों की सोच में नहीं। इसलिए अपनी अपनी खूबसूरती बरकरार रखें। विमेंस डे सिर्फ़ एक दिन नहीं, हर दिन का जश्न है। आप अपनी काबिलियत को समझें और अपनी सपनों को उड़ान देते रहें। आप हैं, तो ये दुनिया रोशन है। हैप्पी विमेंस डे। मैं जोश टॉक आशा को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस मंच पे बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया कि मैं अपनी बात को इस दुनिया के सामने रख पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि मैंने वो फेस देखा है कि जहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा था। तो इस मंच पे आकर मैंने उन महिलाओं को इंस्पिरेशन दी, आपने मेरी बात सुनी और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस स्टोरी से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अपने सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।